Hello friends, hope all of you are doing well. In today's session, we are going to discuss a very important topic from MEG4 aspects of language, the Sapir-Whorf hypothesis. So this topic is also very important from examination perspective, especially for the upcoming exam that is going to be held on February 2021. Basically, this exam was supposed to be held in December, but the exams has been delayed due to some concerned reasons, obviously due to the pandemic. सो इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इग्नो ने रिसेंटली अपने वेबसाइट में डाल रखा है, दैट इज द लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलअप हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर विदाउट फाइन. तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है दोस्तों एग्जाम्स के लिए, फेबररी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 का, वो डेफिनेटली जाके विदाउट फाइन 31 दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर दो. और जिन्होंने जून में फॉर्म फिलअप किया था और जून के एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए थे जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ ये है कि मतलब आपको विदाउट कोई भी फ़ी आप टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो. बट आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था और आप उस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए, तो इग्नो हैज़ गिवन यू अपॉर्चुनिटी कि आप फरवरी 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे. लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑब्वियसली आपको पैसे नहीं देने हैं, ठीक है. So in today's session, we are going to discuss the Sapir-Whorf hypothesis. But before I move on to the hypothesis, I would like to discuss two theories with you all. That is called mold and clock theories. So दोस्तों, within linguistic theory, two extreme positions concerning the relationship between language and thought are commonly referred to as mold theories and clock theories. दोस्तों, आपको ये बात समझना है कि लिंग्विस्टिक थ्योरी में लैंग्वेज और थॉट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. ये माना जाता है कि लैंग्वेज और जो हम लोग का थॉट प्रोसेस है, जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं और उसके चलते जो हम लोग का थॉट इनिशियलाइज्ड होता है, उसमें एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. तो उसी के चलते दो थ्योरीज को जन्म दिया गया है. उसका नाम है मोल्ड थ्योरी और क्लॉक थ्योरी. तो मोल्ड थ्योरी रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज एज ए मोल्ड इन टर्म्स ऑफ विच थॉट कैटेगरीज आर कास्ट. और clock theories represent the view that language is a clock conforming to the customary categories of thought of its speakers. So I understand that most of you will be confused by just going through the definition of mold theories and clock theories. तो मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ मोल्ड थ्योरी और क्लॉक थ्योरी के बारे में. मोल्ड थ्योरी दोस्तों बेसिकली जो रिलेशनशिप है ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट को, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली सिग्निफाई करता है, ठीक है. उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, वो मोल्ड थ्योरीज में रिप्रेजेंट किया गया है. और क्लॉक थ्योरीज में इस सेम चीज़ को कि थॉट और लैंग्वेज कैसे कनेक्टेड है ईच अदर के साथ, उसको कैसे सिग्निफाई किया है विथ द हेल्प ऑफ ए क्लॉक. जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि क्लॉक का मतलब होता है बेसिकली एक गारमेंट टू कवर वन सेल्फ. और ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाता है, या आपने भी देखा होगा. क्लॉक यूजुअली जब हम लोग पहनते हैं उसको हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं, राइट. तो उसी के साथ लैंग्वेज को कनेक्ट किया गया है कि लैंग्वेज जो है वो एक क्लॉक की तरह है जिसको हम लोग पहनते हैं, और जब किसी लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी के चलते हम लोग का थॉट प्रोसेस इनिशियलाइज होता है, ठीक है. तो बेसिकली आई नो दैट मोल्ड थ्योरी एंड क्लॉक थ्योरी में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस ये है कि मोल्ड थ्योरी जो है वो थॉट और लैंग्वेज को बहुत प्रीडोमिनेंटली सिग्निफाई करता है, और क्लॉक थ्योरी जो है उसी बात को रिकनेक्ट करता है, रीएश्योर करता है, लेकिन ये साथ में ये भी बोलता है कि लैंग्वेज जो है वो इतना प्रीडोमिनेंटली कनेक्टेड नहीं है लैंग्वेज के साथ, ठीक है. So basically the Sapir-Whorf theory or the hypothesis is named after the American linguist Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf. ये जो थ्योरी है दोस्तों इस बेसिकली द मोल्ड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. इसी के चलते मैंने आपको मोल्ड थ्योरी और क्लॉक थ्योरी पहले समझा दिया था ताकि आप समझ पाओ कि ये जो Sapir-Whorf हाइपोथेसिस है, दिस इज बेसिकली ए मोल्ड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. ये मोल्ड थ्योरी के अंडर में आता है. तो सैपिर जो थे, एडवर्ड सैपिर, बेसिकली 1929 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट लिव इन सोसाइटी अलोन. लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी प्रीडिस्पोज सर्टेन चॉइसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन अबाउट हाउ वी व्यू द वर्ल्ड. सैपिर का यह मानना था दोस्तों कि जो लैंग्वेज है दैट प्लेज ए वेरी प्रीडोमिनेंट रोल इन आवर थॉट प्रोसेस. उसी के बाद जो बेंजामिन ली उर्फ हैं, एडवर्ड सैपिर के स्टूडेंट थे, और उन्होंने 1930s में उनका ये स्टेटमेंट था कि वी डाइसेक्ट नेचर अलोंग लाइन्स लेड डाउन बाय आवर नेटिव लैंग्वेजेस. वी कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स इन द स्कीम लेड बाय द लैंग्वेज, एंड इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस क्लासिफिकेशन वी कैन नॉट टॉक और कम्युनिकेट. तो बेंजामिन ली उर्फ का ये मानना था कि लैंग्वेज बस एक मीडियम है
उन्होंने भी इसी बात को मतलब फिर से दर्शाया है कि मतलब थॉट प्रोसेस और लैंग्वेज का एक कनेक्शन है, और अगर हम लोग किसी भी लैंग्वेज को मतलब मास्टर नहीं कर पाएंगे तो उस कम्युनिटी के लोग के साथ हम लोग अपने व्यूज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। So basically the Sapir-Whorf hypothesis consists of two associated principles, linguistic determinism and linguistic relativity. दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो पहला प्रिंसिपल है linguistic determinism, that is also called as strong version, and जो linguistic relativity है उसको weak version कहा गया है। तो आपको अगर एग्जाम्स में एक सवाल पूछा जाए तो यू हैव टू इंश्योर और यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू मेंशन दिस vital principles in your answers because this is a very important part of the Sapir-Whorf hypothesis. अगर आप ये चीज़ एग्जाम्स में नहीं लिखोगे अपने आंसर में तो आपको कम मार्क्स आएंगे डेफिनेटली। तो एक एक करके समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, जैसे कि मैंने बोला है, इसको स्ट्रॉन्ग वर्जन भी बोला जाता है और आपको आपके आंसर्स में ये डेफिनेटली लिखना है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है दोस्तों? लैंग्वेज में डिटरमाइन आवर थिंकिंग पैटर्न्स, the way we view and think about the world. Linguistic determinism is also called strong determinism. जैसे कि मैंने बताया था कि इसको स्ट्रॉन्ग वर्जन बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब ये है दोस्तों मोटे मोटे शब्दों में कि लैंग्वेज डिटरमाइंस आवर थॉट प्रोसेस। जो भी भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है हमारे सोच को, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी हिंदी यूज़ कर रहा हूँ और इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ सेट ऑफ वोकेबुलरी एंड दैट इज टोटली डिटरमाइनिंग माई थॉट प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। सो ये वर्ड डिटरमाइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम लोग डिफर करेंगे दोनों स्ट्रॉन्ग वर्जन और वीक वर्जन को। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी जो है दोस्तों, रिलेटिविटी, उसको बोला गया है वीक वर्जन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि द लेस सिमिलर द लैंग्वेजेस, मोर डाइवर्स देयर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट लैंग्वेजेस व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली। दोस्तों ये जो दूसरा प्रिंसिपल है जिसको वीक वर्जन भी कहा गया है, उसका मतलब यह है कि लैंग्वेज ओनली इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट प्रोसेस। ये जो भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका जैसे एक इन्फ्लुएंस है हमारे सोच पे, ठीक है, वो डिटरमाइन नहीं करता है। तो इसका और लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म का डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। So if this question comes in the exam, basically you have to start your answer with the introduction about the mold and the clock theories as I said in the beginning of the video. Then you have to continue the answer with the basic introduction about the Sapir-Whorf hypothesis that it was given by the two American linguists Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf. And this Sapir-Whorf hypothesis basically comes under the mold theory of language. Then you can predominantly mention about the statements that was given by Sapir and Whorf, followed by the division of this Sapir-Whorf hypothesis into two associated principles, that is the linguistic determinism and the linguistic relativity. Then you have to proceed the answer by saying about the advantages or mentioning the advantages of the Sapir-Whorf hypothesis. So let's go on and understand what are the advantages of this hypothesis. So when we talk about advantages of Sapir-Whorf hypothesis, we have to understand a very vital factor, that by the word advantage we mean that a particular part or the concept which is generally accepted or particularly the proved part of the hypothesis. दोस्तों आपको ये बात जानना है कि जो इस थ्योरी और जो इस हाइपोथेसिस का स्ट्रॉन्ग वर्जन है उसको बहुत सारे लिंग्विस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर आवर थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो उसके उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, आगे के वीडियो में चल के हम लोग उन सबको डिस्कस करने वाले थे। तो टेकिंग ऑल दोज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। दोस्तों पहला जो पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज बेसिकली लैंग्वेज डज एक्सर्ट ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड देयरफॉर ऑन कल्चर। हम लोग जो भी भाषा इस्तेमाल करते हैं आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि वो हम लोग के थॉट प्रोसेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और इन द प्रोसेस क्या होता है, वो हमारे कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगला पॉइंट जो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि इस लैंग्वेज में रीइंफोर्स सर्टेन आइडियाज एंड पुश देम इनटू अटेंशन। सो ये जो एक पॉइंट है इसको मैं एक एग्जांपल के साथ डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दोस्तों एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो बेसिकली टाइम को एक अलग तरीके से एनालाइज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज। उन लोग के लैंग्वेज में एक्चुअली क्या है, जैसे कि हम लोग टाइम को कैसे देखते हैं, वी डिवाइड टाइम इनटू 3 पार्ट्स, राइट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल। लेकिन उन लोग के केस में क्या होता है, वो लोग बस टाइम को 2 ही हिस्सों में उन्होंने डिवाइड करके रखा है अपने लैंग्वेज के हिसाब से, बस
भूतकाल और वर्तमान काल, उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उनके लैंग्वेज के हिसाब से भविष्य काल बोल के कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उन लोग के लैंग्वेज वोकेबुलरी में है नहीं, तो वो फ्यूचर को लेके उनके दिमाग में कोई भी आइडियाज़ आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फ्यूचर को रिलेटेड बहुत सारे प्लान्स करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लगाते हैं या बहुत कुछ सोच के रखते हैं, तो वो सब उनके केस में नहीं होना है, क्योंकि उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उनका जो पूरा लैंग्वेज का सिस्टम है, उसमें फ्यूचर का कोई मेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो दिस प्रीडोमिनेंटली कैन बी कंसिडर्ड एज ए एडवांटेज ऑफ लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में। बेसिकली आप 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। द पहला पॉइंट जो है कि देयर कैन बी डिफरेंसेस इन द सिमेंटिक एसोसिएशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दूसरा पॉइंट है इनकोडिंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लैंग्वेज इज नॉट एक्सक्लूसिवली एक्सेसिबल टू एवरीवन बट ओनली टू मेंबर्स ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप। तीसरा जो है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर डजंट कंस्ट्रेन व्हाट पीपल थिंक बट ओनली इन्फ्लुएंस व्हाट दे रूटीनली थिंक। और चौथा जो है लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चरल प्री ऑक्यूपेशंस। दोस्तों, अगर मैं मोटे मोटे शब्दों को, इन 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करूँ आपको, एक एक को एक्सप्लेन ना करते हुए, तो आपको इस बात को समझना है कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी बेसिकली है क्या। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी को कंसिडर किया गया है वीकर वर्जन। ठीक है, तो वीक वर्जन से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज जो है दैट जस्ट इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, ये डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग थर्ड पॉइंट को देखोगे, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर डजंट कंस्ट्रेन व्हाट पीपल थिंक, तो हम लोग का जो भाषा है, जो भी हम लोग शब्दकोश हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग के सोच को कोई रुकावट पहुंचाता नहीं है। ठीक है, इसका मानना, इसका एडवांटेज में आप लोग ये लिख सकते हो। लेकिन ये काफ़ी हद तक आपको इन्फ्लुएंस करेगा कुछ अलग सोचने के लिए, या जो हम लोग सोचते हैं उसी को कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए हेल्प कर सकता है, जो आपका शब्दकोश है, जो आपका लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ सैपियर हाइपोथेसिस। यहाँ पे दोस्तों आपको ठीक से कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को समझ लेना है ताकि आप एग्जाम्स में ठीक से लिख पाओ। यहाँ पे जो बेंजामिन ली उर्फ है, उन्होंने क्लेम किया था कि इफ बिटवीन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस वन हैज़ मैनी वर्ड्स फॉर क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स while other has relatively limited vocabulary, users of language one should have noted perceptually characteristics of the objects। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दो लैंग्वेजेस को हम लोग ले लेते हैं। एक पहला लैंग्वेज है एस्किमो लैंग्वेज। दोस्तों, आपको एस्किमोस के बारे में तो काफ़ी हद तक पता होगा। बेसिकली एस्किमोस एक समुदाय है जो बहुत ही ठंड जगहों में रहता है, बेसिकली साइबेरिया एंड द पोलर रीजन्स। ठीक है, तो उन लोग का अपना एक कम्युनिटी लैंग्वेज है। और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो जो एस्किमो लैंग्वेज है उसके हिसाब से स्नो को काफ़ी हद तक डिवाइड किया गया है बेसिकली ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हार्ड स्नो को एक पर्टिकुलर वर्ड के से हिसाब से एस्किमो लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, और सॉफ्ट स्नो को अलग एक दूसरे वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखो तो स्नो को बस स्नो की तरफ ही देखा जाता है, मतलब यू जस्ट यूज द वर्ड स्नो फॉर स्नो, ऑल राइट। लेकिन एस्किमोस के लिए जो स्नो का बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, वो लोग काफ़ी हद तक दूसरे दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश लोग हैं या जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नो। अगर आपके सामने हार्ड स्नो या सॉफ्ट स्नो रख दिया जाए तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो। और आपके लैंग्वेज के वोकेबुलरी में हार्ड स्नो के लिए दूसरा वर्ड नहीं है और सॉफ्ट स्नो के लिए दूसरा वर्ड नहीं है। इसके चलते आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सैपियर हाइपोथेसिस। सो दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है इस हाइपोथेसिस का इज दैट दिस हाइपोथेसिस asserts that each language has a unique system and thus cross cultural understanding is impossible। तो सैपिरोव का ये मानना था, ये इस हाइपोथेसिस का क्लेम है कि जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस द लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं कंसिडरिंग फ्यू थिंग्स। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि सेम थॉट को हम लोगों ने प्रोसेस किया हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही थॉट को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, परसेप्शनल यूनिवर्सल, ठीक है, इसको आप लोग मेंशन कर सकते हो। देन कल्चरल यूनिवर्सल, ईच लैंग्वेज हैज टैबूज, इम्प्लीमेंट्स एंड स्लैंग। तो हर लैंग्वेज में ऐसे कुछ मतलब कुछ ऐसे मान्यताएं हैं या कुछ ऐसे मतलब शब्दकोश हैं जो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, इवन दो द लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन ए ग्रेट एक्सटेंट। इनफैक्ट कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, फिर भी मतलब जो टैबूज है, जो इम्प्लीमेंट्स है, जो स्लैंग है, वो सिमिलर है। Then we can also mention that features to distinguish family and relatives by seniority, बायोलॉजिकल बॉन्ड और सेक्स। तो ये हर लैंग्वेज में आप लोग देखोगे
जबकि हम लोग का लैंग्वेजेस अलग है, फिर भी यहाँ पे देखा जाता है कि जो हम लोग फैमिली मेम्बर्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द सीनियरिटी और बायोलॉजिकल बॉन्ड और सेक्स, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इन ऑल द लैंग्वेज, ऑन ऑल लैंग्वेज ग्रुप्स, जो कि एक्चुअली डिस्कार्ड करता है सैपिरोव हाइपोथेसिस को। जो लोग मानते थे, जो ये हाइपोथेसिस मानता है कि बेसिकली क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इम्पॉसिबल है। आखिर में आप लोग ये भी सोच सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि लैंग्वेज में एक्सिबिट ए शेयर्ड एटीट्यूड टुवर्ड वन थिंग, रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली, ऑब्जेक्ट ऑफ फियर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लास्फेमी। जैसे कि ये जो हर लैंग्वेज में आप देखोगे कि मतलब जो सीनियर्स के साथ जो हम लोग रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, या जो ये जो थॉट है कि टू गिव रेस्पेक्ट टू द सीनियर्स, इट्स सिमिलर टू ऑल लैंग्वेजेस, इन ऑल लैंग्वेजेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज़ सिमिलर है। फिर जिस किसी भी चीज़ को हम लोग जैसे कि डरते हैं, उस वो भी सिमिलर है हर लैंग्वेज में, लैंग्वेज अलग होते हुए भी। और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लास्फेमी, तो जैसे कि ये चीज़ भी हम लोग डाल सकते हैं आंसर में। So the next disadvantage of Sapir-Whorf hypothesis comes from the hypothesis itself. Basically दोस्तों, ये जो Sapir-Whorf hypothesis है बहुत ज़्यादा self conflicting है because of the two claims that it makes. It claims that language determines thought. दोस्तों, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इस थ्योरी के दो वर्जन्स हैं। पहला जो वर्जन है वो स्ट्रॉन्ग वर्जन है, जो प्रीडोमिनेंटली क्लेम करता है कि लैंग्वेज जो है वो डिटरमाइन करता है हम लोग का थॉट प्रोसेस को। ठीक है, एट द सेम टाइम ये भी मैंशनड है इस थ्योरी में कि देयर इज नो लिमिट्स टू डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर इस दोनों बातों को हम लोग एक साथ लेके चले, तो एंड इफ देयर इज नो लिमिट टू डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, देन हाउ कैन अ लैंग्वेज डिटरमाइन द थॉट टू ए ग्रेट एक्सटेंट टू बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन और रेदर देन इन्फ्लुएंस। अगर इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे डाइवर्सिटी है इस मतलब लैंग्वेज सिस्टम में, पूरे प्रोसेस में, देन कैसे ये लैंग्वेज हमारे थॉट्स को डिटरमाइन कर सकता है। रेदर हम लोग ये ना बोल दे कि मतलब हाँ काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, रेदर देन पुटिंग ए डिटरमाइनिंग फैक्टर इन अ थॉट प्रोसेस। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है, एंड मैनी स्कॉलर्स इंडिकेट दैट ह्यूमन थॉट इज यूनिवर्सल। दोस्तों, अगला जो डिसएडवांटेज है इस हाइपोथेसिस का इज फ्रॉम द हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम ए हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट इट शुड बी सोसाइटी एंड कल्चर दैट डिटरमाइंस द लैंग्वेज, बिकॉज सोशल एनवायरमेंट exert great influence upon perceptual ability, but decisive factor is not the language. तो दोस्तों, ये बात प्रूव्ड है, ये बात प्रूवन है कि जो सोसाइटी और कल्चर है वो हम लोग के लैंग्वेज को डिटरमाइन करता है, और जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर या डिसीजिव फैक्टर नहीं है हम लोग के थॉट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ कन्फ्लिक्टिंग है, तो इसी के लिए इसको एक डिसएडवांटेज की तरह लिखा जा सकता है। और अगला जो डिसएडवांटेज, जो आखिरी डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, इफ लैंग्वेज डिटरमाइंस द वर्ल्ड व्यू, there would be no class consciousness, because every member of the society would view the world same and think by the same thinking patterns. दोस्तों, अगर आपने एक मिनट के लिए मान लिया, ये कन्विंस कर लिया अपने आप को कि मतलब हाँ जो हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं दैट डिटरमाइंस आवर थॉट प्रोसेस, तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे जो मतलब बोली के लोग हैं वो एक तरह से सोचते हैं। बिकॉज अगर ये थ्योरी सच में सही है, इसका स्ट्रॉन्ग वर्जन अगर सच में सही है, तो ऐसा होना चाहिए कि एक कम्युनिटी में क्या होना चाहिए, हर कोई बंदा एक ही तरह से सोच रहा है। क्योंकि ये थ्योरी तो यही क्लेम करता है ना, यही क्लेम करता है कि मतलब हम लोग का जो लैंग्वेज है वो बेसिकली हमारे थॉट प्रोसेस को क्लेम डिटरमाइन करता है। तो अगर सेम कम्युनिटी के लोग सेम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग सेम तरीके से सोचने चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, तो इट इज सेल्फ कन्फ्लिक्टिंग, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसको आप लोग एक डिसएडवांटेज की तरह लिख सकते हो। So you can conclude the answer by writing about the applications of the Sapir-Whorf hypothesis. Basically, there are many studies on Sapir-Whorf hypothesis, but majority of these studies focus on the main problems. And what are the problems दोस्तों, जो हम लोगों ने बात किया था? अगर हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें इस हाइपोथेसिस के, तो परसेप्शन ऑफ टाइम कंटिन्यूटी इन लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि कैसे टाइम को अलग अलग कम्युनिटी या लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर परसेप्शन ऑफ स्नो के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सब जो फैक्टर्स है, या परसेप्शन ऑफ कलर्स, काउंटिंग सिस्टम में आपको एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ऐसा एक कम्युनिटी है इस वर्ल्ड में, जो कम्युनिटी एक्चुअली 4 से ज़्यादा काउंट करते ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग के काउंटिंग सिस्टम में क्या, हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 1, वी गो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो उस कम्युनिटी में क्या है कि दे एंड टिल 4, 1 2 3 4, उसके बाद उन लोगों का काउंटिंग सिस्टम है ही नहीं। और जो अगर 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको वो 4 जो नंबर है उसी के हेल्प से वो लोग काउंट करते हैं। तो चाहिए लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो लाइक वेरी वाइटल थिंग विच इन्फ्लुएंसेस आवर
थॉट प्रोसेस। तो ये सब एप्लीकेशंस ऑफ सैपियर हाइपोथेसिस आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस हाइपोथेसिस, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था इस सेशन के, कि जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है उसको बहुत सारे लिंग्विस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था कि लैंग्वेज डिटरमाइंस आवर थॉट प्रोसेस। हाँ, लेकिन जो वीक वर्जन है उसको काफ़ी हद तक बहुत सारे लिंग्विस्ट ने सपोर्ट किया है और मानते भी हैं कि लैंग्वेज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस डालता है हमारे थॉट प्रोसेस में, लेकिन हाँ, डिटरमाइन नहीं करता। So this is the video, guys. I hope you have understood and got some clarity regarding the Sapir-Whorf hypothesis, which is in itself is a very complicated theory, and at the same time it's very important from the examination perspective, and you have to definitely put it in your checklist for examination preparation for your MEG paper, aspects of language. Also, I have tried to discuss this theory in a very detailed manner, but in case if any one of you have any confusion regarding this theory, do mention it in the comment section. I'll definitely try to cover it up again, and I'll definitely try to acknowledge all your requests and try to cover up as much as I can before the February term and examination. At the same time, I'll also try to upload the PDF of this lecture in a Facebook group, the link of which is given in the description, of course, and a lot of you have already joined that group. I will encourage the others who are watching this video to join the Facebook group and contribute in the interesting and different conversations that is going on in the group, and to contribute relevant things in the group that will help each other to grow more and to know more. And with this note, thank you all and God bless you all.